भाई पता है पहलगाम में जितने मारे गए हैं टूरिस्ट, वो टूरिस्ट नहीं थे, उसमें कोई आर्मी ऑफिसर छुट्टी पे गया हुआ था, कोई लेफ्टिनेंट था, कोई जनरल था, कोई कर्नल था, आईबी ऑफिसर के घर वाले गए हुए थे, मतलब पूरा प्री प्लान था ये मर्डर। जितनी भी लाइफ बची है उसमें कश्मीर वापस आने का हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बारे में तो आप भली भांति जानते होंगे, कैसे दरिंदों ने 28 मासूमों की जिंदगियां बेरहमी से छीन लीं। लेकिन इस भयावह हादसे से पहले पहलगाम में जो कुछ घटा था, उसकी असली सच्चाई आज तक किसी ने आपको नहीं बताई। यकीन मानिए, जब आप इसकी पूरी सच्चाई जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिसे सुनना भी हिम्मत का काम होता है। पहलगाम में जिस दिन घटना हुई, उससे कुछ दिन पहले से ही खेल रचा गया था। आतंकी एक सेना के जवान की पत्नी को अगवा करके जंगल में ले गए थे, जहां उससे सारी जानकारी ली। पर यह पूरी कहानी सुनने के लिए आपको शुरू से बताते हैं कि आतंकी सेना के जवान की पत्नी को जंगल क्यों ले गए और उसके बाद उसके साथ क्या क्या किया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उन शहीदों के लिए कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखें। कमेंट में जय हिंद भी लिखिए, ताकि देश के दुश्मन समझ सकें कि हम सब एक साथ हैं। पहलगाम में 22 अप्रैल को जो कुछ हुआ उससे आप अच्छे से वाकिफ होंगे, लेकिन एक ऐसी भी कहानी है जो किसी ने नहीं सुनाई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सुबह की पहली किरणों से नहाया हुआ बर्फ से ढकी वादियां, देवदार के ऊंचे पेड़ और झीलों का शांत पानी, सब कुछ किसी चित्रकारी जैसा प्रतीत हो रहा था। अप्रैल का महीना था, पर्यटकों की हल्की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। दिल्ली से आए कुछ परिवार गर्मी की छुट्टियों का आनंद लेने यहाँ पहुंचे थे। उन्हीं में से एक था रावत परिवार। कैप्टन अर्जुन रावत भारतीय सेना के एक जांबाज अधिकारी, जो हाल ही में एक ऑपरेशन से लौटे थे। छुट्टी लेकर अपनी पत्नी सिया के साथ पहलगाम आए थे। शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन इस बार पहली बार दोनों किसी पहाड़ी क्षेत्र में साथ घूमने आए थे। सिया को पहाड़ों से बेहद लगाव था और अर्जुन ने यह जगह चुनी थी ताकि वह उसे सरप्राइज दे सके। गेस्ट हाउस में चेकिंग के बाद दोनों ने स्थानीय बाजार देखा, कुछ गर्म जलेबी खाई और अगले दिन ट्रैकिंग पर जाने का प्लान बनाया। सुबह सुबह सूरज की हल्की किरणों में नहाई वादियों के बीच दोनों झरने की ओर निकले। हवा में ताजगी थी, पक्षियों की चहचहाट थी और दोनों के चेहरों पर सुकून। सिया ने कहा, यह जगह सच में जादुई है। अर्जुन मुस्कुराया, कहा, तुम्हारे लिए ही तो आया हूं यहाँ। पर तभी उनकी नजर 3 अजनबियों पर पड़ी जो आर्मी की वर्दी में सामने से आ रहे थे। वह तेजी से चल रहे थे, लेकिन उनके चलने की स्टाइल कुछ अलग थी। अर्जुन ने गौर से देखा, उनके बैज, उनकी यूनिट के नाम सब नकली लग रहे थे। तभी अर्जुन ने धीरे से कहा, यह यूनिट की पैटर्न से मेल नहीं खा रही। सिया ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? यह असली आर्मी वाले नहीं है, मुझे शक हो रहा है, चलो यहाँ से। पर इससे पहले कि अर्जुन कुछ और कर पाते, एक ने पीछे से आकर उन्हें काबू में कर लिया और अर्जुन को एक झटके में बेहोश कर दिया गया और सिया को घसीटते हुए जंगल की ओर ले जाने लगे। घना जंगल, तेज ठंडी हवा, चारों तरफ घना अंधेरा। सिया को होश आया तो उसने खुद को एक जीप के पिछले हिस्से में रस्सियों से बंधा पाया। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था और शरीर शून्य हो चुका था। चारों ओर धुंध छाई हुई थी और पेड़ों के बीच से छन कर आती हल्की रोशनी किसी डरावने सपने जैसी लग रही थी। उसके सामने वही 3 नकली सैनिक थे। अब बिना नकाब के उनकी आंखों में दहशत थी और चेहरे पर वह ठंडापन जो किसी इंसान में नहीं, सिर्फ दरिंदों में होता है। जीप के पास आग जलाई गई थी और वहीं बैठकर वे कुछ खा रहे थे। तभी उन्होंने पूछा, हमें बताओ, पहलगाम में कितने लोग हैं? कौन कौन आया है? सिया ने कुछ नहीं कहा। उसका गला सूख चुका था, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने ध्यान से देखा, नक्शे फैले हुए थे और एक सैटेलाइट फोन भी। दूसरे आतंकी ने अचानक गुस्से में आकर कहा, बोल नहीं तो तेरा भी वही हाल होगा जो तेरे पति का किया है। सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने उन्हें जानकारी देना शुरू किया, कितने परिवार हैं, कितने लोग आए हैं, उनकी उम्र क्या है। लेकिन जब उन्होंने धर्म के बारे में पूछा तो उसने कहा, पता नहीं। ये उसका झूठ था, लेकिन जरूरी भी। तीसरा आतंकी, जो सबसे ज्यादा खामोश था, अचानक बोला, हमें जल्दी करना होगा, सब कुछ तय प्लान के मुताबिक चलना चाहिए। फिर उसने सैटेलाइट फोन उठाया और किसी से कोड वर्ड में बात करने लगा। सिया ने उस भाषा को नहीं समझा, लेकिन अंदाजा लगा लिया कि वह कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। कुछ देर बाद उन्होंने सिया को जंगल के अंदर खींचते हुए ले गए। पुराने सूखे पेड़ के पास पहुंचकर उन्होंने सिया को पेड़ से बांध दिया। तभी एक आतंकी जोर से हंसते हुए बोला कि अगली बार झूठ नहीं बोलना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। सिया कांप रही थी, ठंड से, डर से और उस अनिश्चितता से जो उसकी आंखों के सामने थी। जंगल की आवाजें अब भयानक लग रही थीं। उसने आसमान की ओर देखा,
बिल्कुल काला था, जैसे कोई उम्मीद बाकी ना हो। लेकिन उसके अंदर कहीं एक कोना अब भी कह रहा था, हिम्मत मत हार। उधर जब अर्जुन को होश आया तो वह गेस्ट हाउस के पास ही घायल पड़ा था और चारों ओर हलचल थी। उसकी आंखें खुली तो सबसे पहले उसे सिया की चीख याद आई। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ, लेकिन दर्द से लड़खड़ा गया। फिर भी उसने वहीं खड़े एक गार्ड को आवाज दी और पूरी घटना बताई। सेना की स्थानीय यूनिट को तत्काल सूचित किया गया। सेना के जवान और पुलिस बल हरकत में आ गए। पहलगाम के सभी संभावित जंगल इलाकों को चिन्हित कर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। ड्रोन कैमरे आसमान में छोड़े गए और कुत्तों की मदद से ट्रैकिंग की जाने लगी। अर्जुन को फील्ड हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन वह वहां रुकने को तैयार नहीं था। उसने डॉक्टर से कहा, मेरी पत्नी उनकी कैद में है, मैं यहाँ बैठा नहीं रह सकता। आईजी, कश्मीर और एनआईए के अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। अर्जुन ने अपनी पत्नी के अपहरण की सारी जानकारी उन्हें दी। अनुभव और सैन्य प्रशिक्षण जांच टीम के लिए बेहद उपयोगी साबित हुआ। सेना के उच्च अधिकारियों ने अर्जुन को विशेष सलाहकार के रूप में ऑपरेशन से जोड़ दिया। एक अधिकारी ने कहा, सर, अगर वह आतंकी थे तो अब तक एलओसी पार कर चुके होंगे। अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, वह एलओसी की तरफ नहीं जा रहे थे। उनका प्लान कुछ और है। उन्होंने सिया को सिर्फ भागने के लिए नहीं उठाया, उन्हें उससे जानकारी चाहिए थी। इसका मतलब है कि वह हमला करने की तैयारी में है। पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। पहलगाम से लेकर अनंतनाग तक की सीमाएं सील कर दी गई। जगह जगह चेक पोस्ट लगाए गए और हर वाहन की तलाशी शुरू हो गई। स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जाने लगी। सेना के जवानों के चेहरों पर गंभीरता थी। एक जवान ने अर्जुन से कहा, सर, हम आपकी पत्नी को ढूंढ निकालेंगे, ये हमारा वादा है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठ पर सिर्फ एक बात थी, वह डर सकती है, लेकिन हार नहीं मानेगी। अगली सुबह पहलगाम से 20 किलोमीटर दूर जंगल में एक चरवाहे को एक लड़की पेड़ से बंधी मिली। पुलिस को खबर दी गई। जब टीम वहां पहुंची तो पता चला वो सिया ही थी। सिया बेहोश थी, लेकिन जिंदा थी। उसे तुरंत अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि मानसिक और शारीरिक रूप से वह बहुत थकी हुई है, लेकिन स्थिर है। पुलिस अधिकारी जब उससे पूछताछ करने पहुंचे तो सिया ने जो बताया उसने सबके होश उड़ा दिए। सिया ने कहा, वह कोई आम आतंकी नहीं थे, वह बहुत संगठित थे और उन्हें पहले से पता था कि हम कब, कहां और कितने लोग आएंगे। उन्होंने मुझसे हर बात पूछी। एक नोटबुक में सब कुछ लिखा। उनके पास सैटेलाइट फोन था और नक्शे भी। एक ने कहा, हमें कुछ लोगों को निशाना बनाना है। पुलिस अफसर ने पूछा, क्या वो किसी खास धर्म के लोगों को टारगेट कर रहे थे? सिया ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, उन्होंने कहा था कि हमें अपने धर्म का बदला लेना है। यह सुनते ही पुलिस और आर्मी के अधिकारी हिल गए। बहुत जल्दी सिया की दी गई जानकारी के आधार पर सेना और पुलिस ने 24 घंटे के भीतर एक संयुक्त टास्क फोर्स बनाई। इस फोर्स में विशेष फील्ड इंटेलिजेंस अफसर, साइबर विश्लेषक और ट्रैकिंग एक्सपर्ट शामिल किए गए। पहले चरण में एनआईए ने सैटेलाइट फोन की फ्रीक्वेंसी को ट्रेस किया और पता लगाया कि उसका आखिरी सिग्नल पहलगाम से लगभग 17 किलोमीटर दूर एक सैन्य बंकर से आया था। इस बंकर का इस्तेमाल 90 के दशक में सेना करती थी, लेकिन अब वह वीरान था। सेना ने इसे पहले ही संदिग्ध स्थल मान लिया था। 3 रूट्स को चिन्हित किया गया जहां से आतंकी वहां पहुंच सकते थे। इन रूट्स पर ड्रोन से नजर रखी गई और कुछ इलाकों में थर्मल इमेजिंग कैमरे लगाए गए। सेना के कर्नल दीपक मलिक ने ऑपरेशन की अगुवाई की और अर्जुन को ऑपरेशनल सलाहकार के रूप में अपने साथ रखा। एक विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से इलाके की डिजिटल मैपिंग की गई और सैटेलाइट फुटेज से गहराई से विश्लेषण किया गया कि किस रास्ते से आतंकियों ने घुसपैठ की। एनआईए ने सोशल मीडिया और आतंकी नेटवर्क पर चल रही गतिविधियों की जांच शुरू की। पता चला कि कुछ कोडवर्ड में बातचीत हाल के दिनों में ट्रेस की गई थी। उन कोडवर्ड्स को क्रैक करने पर एक बड़ा खुलासा हुआ। आतंकी कोई बड़ा मीडिया स्टंट करने की योजना बना रहे थे। इसी बीच पुलिस ने कुछ स्थानीय संदिग्धों से पूछताछ की। एक संदिग्ध युवक ने बताया कि उसने जंगल के भीतर कुछ अजनबी लोगों को घूमते हुए देखा था, जिनकी बोली अलग थी और जो रात के वक्त आते जाते थे। उसकी जानकारी को गंभीरता से लिया गया और उस क्षेत्र को प्राथमिकता पर रखा गया। अर्जुन ने कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर इनका मकसद हमला है तो वह जल्द ही करेंगे। हमें अगले 12 घंटे बेहद सतर्क रहना होगा। सेना ने ऑपरेशन रेड चेन नाम से रणनीति तय की। इसमें 3 यूनिट्स बनाई गई। एक टोही, एक हमलावर और एक बैकअप संचार पूरी तरह कोडित रखा गया और पहलगाम से बाहर सभी रास्ते बंद कर दिए गए। अब खेल चालों का था और हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी था। एक भी चूक पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती थी। सेना और पुलिस ने 24 घंटे में एक विशेष टास्क फोर्स बनाई। सैटेलाइट फुटेज खंगाली गई। पहलगाम के सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट सील कर दिए गए। एनआईए को उस सैटेलाइट फोन की फ्रीक्वेंसी मिल गई जो आतंकियों के पास था। लोकेशन ट्रेस की गई। वह अभी भी जंगलों में ही छिपे थे।
जांच से पता चला कि यह आतंकी लश्कर हक नाम के नए संगठन से थे जो भारत में सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहता था। उनका मकसद था एक फेक वीडियो बनाना जिसमें दिखाया जाए कि सेना ने स्थानीय लोगों पर अत्याचार किया और उसी बहाने से असली हमला करना। एनआईए अफसर बोला, वो वीडियो किसके लिए था? विदेशी मीडिया के लिए एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन। इसका मतलब साफ था, सिर्फ हमला नहीं, भारत की छवि को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाना। सेना ने ऑपरेशन घेरा शुरू किया। पहलगाम के जंगलों में ड्रोन और स्नाइपर्स तैनात किए गए। एक रात गुफा में हलचल दिखी। कमांडो यूनिट को भेजा गया। सिया द्वारा बताए गए रास्ते से एक यूनिट पीछे से गई। 3 में से 2 आतंकी खत्म कर दिए गए, लेकिन एक भाग निकला। भागा हुआ आतंकी पास के गांव में छिपा हुआ था और एक स्कूल के पास कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा था। स्थानीय पुलिस और सेना ने वहां भी सर्च किया। एक लड़के ने बताया कि एक अजनबी ने उसे पैसे देकर एक बैग को स्कूल के पास रखने को कहा था। अब यह सुनते ही सेना के जवानों के हाथ पैर फूल गए। उन्हें समझ आ गया कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और फिर जिसने उस लड़के को बैग स्कूल के पास रखने को कहा था उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने बताया, हम सिर्फ 3 नहीं थे, एक और ग्रुप एलओसी से आने वाला है। सेना ने एलओसी के पास हाई अलर्ट जारी कर दिया और इससे पहले कि एक और ग्रुप आता, सेना ने उनके हौसले सभी रास्ते सील करके तोड़ दिए। अब अर्जुन कुछ दिन बाद होने वाली घटना से अनजान था। अर्जुन ने कहा, सिया ने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि देश को एक बड़ा हमला झेलने से अभी के लिए तो बचा लिया है। लेकिन इन सब के बावजूद सिया के अंदर कुछ टूट गया था। अस्पताल से लौटने के बाद वह चुपचाप रहने लगी। उसके सपनों में अब भी वह जंगल, वह चीखें और वह बांधने की रस्सियां लौट आती। कभी कभी वह रातों को चीखते हुए उठ जाती। अर्जुन उसे थामता लेकिन कुछ कह नहीं पाता। एक मनोचिकित्सक की मदद ली गई और धीरे धीरे सिया ने खुद को लिखने में लगाया। वह डायरी में उन घटनाओं को दर्ज करने लगी। उसने लिखा, जब आपके सामने मौत खड़ी हो और फिर भी आप सोचें कि मैं कुछ कर सकती हूँ, वही पल असली जिंदगी होता है। पर अब जब भी वह पहलगाम का नाम सुनती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। एक सन्नाटा उसकी आत्मा में बसा रह गया। क्या सच में हिंदू होना गुनाह है? क्या किसी को सिर्फ इसीलिए मारा जा सकता है क्योंकि वो हिंदू है? जी हाँ, पहलगाम में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। पहले एक आदमी से उसकी पैंट उतरवाई ताकि यह तय किया जाए कि इस आदमी का धर्म क्या है, और जैसे ही आदमी ने पैंट उतारी तुरंत दरिंदों ने उसकी सांसें छीन ली। अपने पति के शरीर के बगल में उसकी पत्नी रोती बिलखती रही। पत्नी ने कहा, मेरे पति को तो मार दिया, अब मुझे भी खत्म कर दो, मैं आखिर अकेले जीकर क्या करूंगी? तो दरिंदों ने कहा कि जाकर अपने मोदी को बता देना कि इसका ये हाल कैसे किया है। पति की हालत देखकर वो दरिंदों से अपनी जिंदगी को खत्म करने की भीख मांगती रही। यकीन मानिए, आज की ये वीडियो देखकर आपका खून खौल उठेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भी अपनी आवाज बुलंद कीजिए और कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखिए, ताकि जिन दरिंदों ने यह किया है उन्हें भी वहीं पहुंचा दिया जाए जहां वास्तव में उनको होना चाहिए। पहलगाम में हुए खौफनाक हमले ने देश को दहलाकर रख दिया है। तारीख थी 22 अप्रैल और दिन था मंगलवार। दोपहर के ठीक 2:45 हुए थे। देश के अलग अलग राज्यों से 40 से ज्यादा लोगों का ग्रुप कश्मीर के पहलगाम की बेसरण घाटी में घूमने आया था। सभी टूरिस्ट खुले मैदान में थे। कुछ टूरिस्ट दुकानों के बाहर लगी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। तभी जंगल की तरफ से सेना की वर्दी और नकाब पहने आतंकी आए टूरिस्टों के नाम पूछे, पहचान पत्र चेक किया, कलमा पढ़वाया, पैंट तक उतरवाई और जो हिंदू थे उन्हें गोली मार दी। करीब 10 मिनट तक गोली चलाते रहे। टूरिस्ट और वहां के दुकानदारों को समझ आ गया कि यह आतंकी हमला है। शुरुआत में एक टूरिस्ट के मरने की खबर आई रात के 11 बजते बजते मौतों की संख्या बढ़कर 28 हो गई। टूरिस्टों को शुरू में पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमलावर सेना की वर्दी पहने हुए थे और मास्क लगाए हुए थे। महाराष्ट्र के पुणे की आशा पहलगाम में घूमने गई थी। उन्होंने एक मीडिया चैनल को यह बताया कि हमलावरों ने सिर्फ पुरुषों को निशाना बनाया। खास तौर पर उन्होंने हिंदुओं से जबरन कलमा पढ़वाने की कोशिश की। जो नहीं पढ़ पाए उन्हें गोली मार दी। मेरे सामने मेरे पापा को 3 गोलियां मारी। सवाल उठता है कि कश्मीर में हमला होना क्या सिर्फ एक संयोग है या आतंकियों की सोची समझी चाल है? आइए इसके पीछे की पूरी कहानी 2 थ्योरी में आपको समझाता हूँ। इसके अलावा हम आज की वीडियो में यह भी जानेंगे कि आतंकियों ने हमले के लिए 22 अप्रैल का दिन ही क्यों चुना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भी अपनी आवाज बुलंद कीजिए और कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखिए,
ताकि जिन लोगों ने ये किया है उन्हें भी वहीं पहुंचा दिया जाए जहां वास्तव में उनको होना चाहिए। आपको पता है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं, तो ये आतंकी हमला हुआ है। इसी तरह 20 मार्च 2000 को उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे, तो अनंतनाग जिले के छात्र सिंहपुरा गांव में आतंकियों ने हमला कर दिया था। तब हमले में 35 सिख मारे गए थे। कश्मीर में यह पहली बार था कि आतंकियों ने सिखों को निशाना बनाया था। तो इसके पीछे की एक थ्योरी यह कहती है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति की यात्रा का एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है। उनके आने से पहले ही 2 C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन आ गए थे। अमेरिकी एजेंसियों ने डेरा जमा लिया, इंटेलिजेंस एक्टिवेट है। इसके बावजूद आतंकियों ने कश्मीर पर हमला करके यह संदेश देने की कोशिश की है कि हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और इससे अमेरिका की नजर में इंडिया की छवि खराब हो सकती है। और दूसरी थ्योरी का तार पीएम मोदी के सऊदी अरब दौरे से जुड़ा हुआ है और इसके साथ ही आतंकी संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर का मुद्दा मरा नहीं है। 22 अप्रैल को नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के जेद्दा पहुंचे। 2 दिन का यह दौरा कई दिनों पहले से तय था। सऊदी अरब के दौरे में पीएम मोदी वहां के क्राउन प्रिंस से मुलाकात करने पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच योग, मीडिया, मनोरंजन और खेल को लेकर MOU साइन होने की उम्मीद थी। ऐसे में सऊदी अरब के पुराने दोस्त स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान को पीएम मोदी का यह दौरा कहीं ना कहीं चुभ रहा था। थिंक टैंक्स नोबा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा के अनुसार पीएम मोदी का सऊदी दौरा पाकिस्तान के लिए एक तरह का चैलेंज है और खबर ये भी है कि सऊदी अरब पाकिस्तानी भिखारियों के लिए नया नियम ला रहा है। वहीं भारत के पीएम मोदी अरबों डॉलर की डील करने जा रहे हैं। तो अब आतंकियों ने यही दिन क्यों चुना, इसकी वजह क्लियर हो चुकी है। यानी आतंकियों ने सऊदी अरब समेत मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों और भारत सरकार को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि कश्मीर का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी कहते हैं कि यह आतंकी हमला टाइमिंग देखकर और सिस्टमैटिक मेथड से किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी मिडिल ईस्ट गए हुए हैं, ऐसे में यह वारदात भारत को नीचा दिखाने के लिए ही की गई है। अब सवाल है कि आतंकियों ने हमले के लिए पहलगाम जगह क्यों चुनी? तो बात यह है कि इस बार अमरनाथ यात्रा 62 दिनों की होने वाली है, जो 9 अगस्त को समाप्त होगी। हर साल होने वाली यह यात्रा हमेशा सिक्योरिटी के नजरिए से काफी सेंसिटिव है। इस यात्रा पर हमला होने का खतरा बना ही रहता है। इसके चलते जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां चौकन्नी रहती हैं। तो इस बार जिस जगह हमला हुआ है उसी जगह से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। यानी पहलगाम के बेस कैंप से यात्रा शुरू होती है। करीब 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद श्रद्धालु अमरनाथ पहुंचते। ऐसे में पहलगाम में हमला करके आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा के लिए धमकी भी दी है। वहीं इस हमले की एक कहानी यह भी है कि भारत ने चिनाब ब्रिज पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज तैयार कर लिया है। इससे अब श्रीनगर के लिए सीधी रेल कनेक्टिविटी पॉसिबल हो पाई है। 25 जनवरी को कटरा श्रीनगर रूट का सफल ट्रायल भी हुआ था। ट्रेन सुबह 8 बजे कटरा से रवाना हुई और 11 बजे श्रीनगर पहुंची। ट्रेन ने 160 किलोमीटर का सफर 3 घंटे में पूरा किया था। 19 अप्रैल 2025 को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले थे। साथ ही कटरा यानी माता वैष्णो देवी पहुंचकर जम्मू कश्मीर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाने वाले थे। हालांकि किन्हीं वजहों से उन्होंने यह प्लान पोस्टपोन कर दिया। देश के बाकी हिस्सों से कश्मीर की ट्रेन कनेक्टिविटी होने से टूरिज्म तेजी से बढ़ने की उम्मीद भी है। तो आतंकियों के इस हमले के पीछे का मकसद बड़ा है। इसके पीछे एक पूरा साइकिल चेन है। यानी हमले का मेन एजेंडा है कश्मीर में टूरिज्म को रोकना, जिससे वहां के बिजनेस पर इफेक्ट होगा। फिर लोग बेरोजगार होंगे और जब बेरोजगार होंगे तो पैसे के लिए आतंकी संगठनों से जुड़ जाएंगे। वैसे एक अहम सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान सेना चीफ ने आतंकी हमले का हिंट दे दिया था? दरअसल पाकिस्तान की आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने पिछले हफ्ते हिंदू मुसलमान में दरार डालने वाली बात कही थी और कश्मीर को पाकिस्तान की गली की नस बताया था। उन्होंने कश्मीर को गाजा से जोड़ते हुए कहा, पाकिस्तानियों का दिल गाजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज पाकिस्तानी सम्मेलन में जनरल मुनीर ने कहा, हमारा रुख बिल्कुल साफ है, हम अपने कश्मीरी भाइयों को उनके वीरतापूर्ण संघर्ष में अकेले नहीं छोड़ेंगे। वहीं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी कहते हैं, तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आतंकियों ने नाम पूछकर लोगों को मारा है और अगर आतंकियों ने चुन चुनकर मारा है, यह भी काफी कुछ कहता है। घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह सीधा दिल्ली से श्रीनगर पहुंच गए हैं।
वह राजभवन में सेना और प्रशासन के अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं और एनआईए की टीम हमले की जांच के लिए पहलगाम पहुंच चुकी है। पहलगाम की घटना के बाद दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों में अलर्ट जारी भी किया गया है। पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे, लेकिन हमले के बाद से वह समय से पहले भारत लौट आए हैं। उन्होंने कहा है कि हमले के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के हिट स्क्वाड यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ ने ली है। टीआरएफ का मास्टरमाइंड सज्जाद गुल है, जो पाकिस्तान में बैठकर इसे ऑपरेट करता है। आपको बता दें कि लश्कर का प्रॉक्सी ग्रुप है द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ 2019 में एक्जिस्टेंस में आया था। टीआरएफ के आतंकी जम्मू कश्मीर में काफी एक्टिव हैं। इसकी फंडिंग पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ही कराती है। जानकारी के मुताबिक इसे सज्जाद गुल सलीम रहमानी और साजिद झट लीड करते हैं। जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद इसे सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। कश्मीर में जो कुछ हुआ था उसके बाद 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का खून खौल रहा था। हर कोई यह जान रहा था कि अब कुछ बड़ा होगा और अब भारत ने पाकिस्तान को असली चोट दी है। न मिसाइल गिराई गई, न 2016 जैसी सर्जिकल स्ट्राइक हुई और न ही 2019 जैसी बालाकोट एयर स्ट्राइक। भारत ने पाकिस्तान से उस युद्ध की शुरुआत की है जहां खून तो नहीं बहेगा, लेकिन प्यास की तड़प से पाकिस्तान सूख कर मर जाएगा, क्योंकि इस बार वॉर वाटर स्ट्राइक से है। इस दर्द को नजरअंदाज मत कीजिए। अगर आप भी उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए।